नमस्ते साथी विद्रोही पूंजी। आशा है कि आप ठीक हैं। गोल्डमैन सैक्स ने रेपो मार्केट के बारे में एक गंभीर चेतावनी जारी की है। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग इसे सितंबर 18, 2019 तक वापस जाने के बारे में याद करते हैं। मुझे पता है कि यह सितंबर 2019 है जब हमें रेपो दरों में एक बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसे काले हंस की घटना कहा जा सकता है, जहां फेड को आकर हस्तक्षेप करना पड़ा। जेरोम पॉवेल ने कहा, जो भी करो इसे क्यूई मत कहो, डॉ जस्टिन मार्चेगियानी। लेकिन मुझे नहीं पता कि हमें इसे क्या कहना चाहिए। लेकिन वे बाहर गए और फिर से बांड खरीदने लगे और अपने बैलेंस शीट का आकार बढ़ाने लगे। दूसरे शब्दों में क्यूई, विंक विंक विंक। तो चलिए जीरो हेज के इस लेख पर चलते हैं और देखते हैं कि गोल्डमैन सैक्स क्या बात कर रहा है। वे किस बात को लेकर चिंतित हैं। रेपो मार्केट के बारे में, और फिर हम कुछ जांच कार्य करेंगे। ये रेबेल कैपिटलिस्ट शो का एक सीएसआई, एक मैक्रो सीएसआई एपिसोड होने वाला है। मुझे लगता है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। और शुरुआत में ही मैं आपको बता सकता हूं, मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनके बारे में आपने पहले शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन मेरे पास सभी उत्तर नहीं हैं, क्योंकि यह सब बेहद बेहद जटिल हो जाता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इन चीजों, यानी वित्तीय प्रणाली की प्लंबिंग के बारे में जागरूक रहें। आप लोग जिन्होंने जीएफसी का अनुभव किया है, समझते हैं कि प्लंबिंग कितनी महत्वपूर्ण है। और आप में से जो युवा हैं या चैनल पर नए हैं या अर्थशास्त्र में नए हैं, आपको याद है कि रेपो विस्फोट के साथ हमें संभावित आपदा का सामना करना पड़ा था। हम इसे 1.0 कहेंगे। तो हमारे पास स्क्रीन शेयर चल रहे हैं। चलो देखते हैं। जीरो हेज पर चलते हैं, और मैं जीरो हेज के प्रति सम्मानित रहना चाहता हूं, क्योंकि यह उनके प्रीमियम सेवा से एक लेख है। तो आप जानते हैं, मैं यहां बैठकर आपको पूरा लेख नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसके लिए उनके सदस्य वास्तव में भुगतान करते हैं। लेकिन यह वास्तव में उस रिपोर्ट के चारों ओर घूमता है जो गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में जारी की है। और यह स्वैप ब्याज दर स्वैप, या अधिक विशेष रूप से ब्याज दर स्वैप स्प्रेड के बारे में है। तो एक ब्याज दर स्वैप स्प्रेड, यहां आप 3 साल के स्वैप स्प्रेड सोफर को देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यह बेंचमार्क को एक 3 महीने की ट्रेजरी के रूप में ले रहा है, या इस मामले में यह एक 3 साल का सॉफर अनुबंध है। और वे कह रहे हैं, ठीक है, स्वैप की निश्चित दर कहां है? ब्याज दर स्वैप। और अगर वह ब्याज दर अब, जैसा कि आप लोग सोच सकते हैं, एक स्वैप पर ब्याज दर, चूंकि इसमें काउंटर पार्टी जोखिम है, को ट्रेजरी या सॉफर पर संबंधित उपज से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अंततः यह एक ऐसा आर्न है जो संपार्श्विकित है। इसलिए हमें इन स्प्रेड्स पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ एक त्वरित अनुस्मारक के रूप में ब्याज दर स्वैप बस ये है कि आप एक निश्चित दर या एक फ्लोटिंग दर, समायोज्य दर को बदल रहे हैं, अगर आप इसे ऐसा कहना चाहते हैं। तो चलिए एक पल माने कि आप ब्याज दरों पर विश्वास करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक निश्चित दर का बंधक है, लेकिन आप मानते हैं कि भविष्य में ब्याज दरें कम होंगी। तो आप जो कर सकते हैं वह एक काउंटर पार्टी, एक बैंक ढूंढना है और कहना है, देखिए मैं ब्याज दर स्वैप में जाना चाहता हूं। तो मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं समायोज्य दर का भुगतान करना चाहता हूं और निश्चित दर प्राप्त करना चाहता हूं। तो यह शायद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है जिसके पास निश्चित दर का बंधक है। तो एक बेहतर उदाहरण, मुझे इसे सोचने दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सब जटिल हो जाता है। अगर आप हैं, अगर आपके पास एक, चलिए, फ्लोटिंग रेट है, तो आप भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, चलो बस यह कहें कि आप एक निश्चित दर चाहते हैं, क्योंकि यह मेरे दिमाग में सबसे ऊपर है। तो आप एक निश्चित दर प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आप अपनी शर्तों को सुरक्षित कर सकें। मूल रूप से आप जो कुछ भी रखते हैं उसका विपरीत चाहते हैं। समायोज्य से निश्चित ब्याज दर चाहते हैं, या निश्चित से समायोज्य ब्याज दर चाहते हैं। उन ब्याज दर के भुगतान को एक काउंटर पार्टी के साथ स्वैप करते हैं।
ठीक है, आपको भ्रमित करने के लिए माफ करें। मैं इन लाइव स्ट्रीम पर खुद को भ्रमित कर देता हूं। जब आप वास्तव में रुकें, सोच सकते हैं और संपादकों को इसे काटने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए, तो हम यहां थोड़ा और गहराई में जाएंगे ताकि आप इसे समझ सकें। लेकिन जो होता है वह स्वैप दर है, और इसलिए वे उस लेन देन के निश्चित दर के हिस्से को ले रहे हैं और उसे एक बेंचमार्क के साथ तुलना कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि यह 3 महीने का ट्रेजरी है, तो वे 3 महीने के ब्याज दर स्वैप ले रहे हैं, निश्चित दर की तुलना 3 महीने की ट्रेजरी यील्ड, और जैसा कि हमने पहले कहा था, वह दर उच्च होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जो हमने 2007 से देखा है, अजीब तरह से यह नकारात्मक हो जाती है। इसीलिए जीरो हेज के लेख या गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट का मुख्य तर्क यह है कि ब्याज दर स्वैप इतनी नकारात्मक हो रहे हैं कि यह बहुत चिंताजनक हो रहा है, क्योंकि हालांकि वे 2008 के आसपास से अधिकांश भाग के लिए नकारात्मक रहे हैं। जब वे अत्यधिक नकारात्मक हो जाते हैं, तो आपको सिर खुजाने और पूछने की आवश्यकता होती है कि क्यों। क्योंकि हम इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन यह प्राथमिक डीलर बैंकों के लिए एक अद्भुत आर्बिट्राज अवसर प्रस्तुत करता है, जहां वे मूल रूप से मुफ्त पैसा प्राप्त करते हैं। तो पहला सवाल है, ब्याज दर स्वैप नकारात्मक क्यों होते हैं? और नंबर 2, ये डीलर ऐसा क्यों नहीं करेंगे? इसका उपयोग एक आर्बिट्राज अवसर के रूप में करें, ताकि मुफ्त पैसे कमाए जा सकें, जो उस नकारात्मक ब्याज दर स्वैप स्प्रेड को वापस ऊपर लाएगा। शायद सकारात्मक स्तर पर नहीं, लेकिन एक ऐसे स्तर पर जो 2008 के बाद से हमने देखा है, उसके अधिक सुसंगत है। ठीक है, तो यह जीरो हेज का लेख है। अब एक स्लाइड पर ये बिना बिन ज्यादा हूं। अब हम प्रीमियम कंटेंट की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त जेफ स्नाइडर की सामग्री की ओर। और मैं इसे भी नहीं खेलने वाला, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तारीख को देखें जिसे उसने हाईलाइट किया है, क्योंकि यह पहली बार है जब हमने इन स्वैप स्प्रेड्स के साथ कुछ वास्तव में अजीब होते हुए देखा। अब वे नकारात्मक नहीं गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह रेखा यहां पर बिल्कुल परेशान हो रही है। कुछ अजीब चीजें 9 अगस्त 2007 के आसपास होने लगी, और फिर आप देख सकते हैं यह काली रेखा 30 वर्षीय स्वैप स्प्रेड का प्रतिनिधित्व करती है। तो फिर 30 वर्षीय स्वैप स्प्रेड पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है। मुझे लगता है कि यह पहली बार था। वास्तव में मैं इस बारे में एक फाइनेंशियल टाइम्स के लेख को पढ़ रहा था। ओह, चलो यहां चलते हैं और इसे देखते हैं। नकारात्मक स्वैप स्प्रेड, और यह 2008 में वापस था। तो यह अक्टूबर 2008 था, ठीक जब वे नकारात्मक हो गए। यह नकारात्मक स्वैप स्प्रेड कहता है, कई लोगों द्वारा इसे गणितीय असंभवता माना गया है। मैं दोहराता हूं, नकारात्मक स्वैप स्प्रेड को कई लोगों द्वारा गणितीय असंभवता माना गया है, ठीक उसी तरह जैसे नकारात्मक संभावनाएं या नकारात्मक ब्याज दरें। हाँ, 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 वाह, कितना विडंबनापूर्ण है ना? और याद रखें, ये तब की बात है जब हमारे पास वैश्विक स्तर पर नकारात्मक ब्याज दरें नहीं थीं। यह 2008 में था। वाह! यह वास्तव में कुछ खास है। यही कारण है कि मुझे समय में पीछे जाकर एफटी और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी चीजें पढ़ना पसंद है। ठीक है, लेकिन इस पर वापस आते हैं। चलो इसे लिख लेते हैं, 9 अगस्त 2007। अब चलिए मेरे ईमेल पर चलते हैं और इस चार्ट को देखते हैं, जिसे मैंने पेरी मर्लिंग के एक पसंदीदा वीडियो से निकाला है, जो मूल रूप से हार्वर्ड या कोलंबिया का संस्करण है, जहां वह पढ़ाते हैं। जेफ स्नाइडर का संस्करण है। बस कोई ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय प्रणाली की जटिलताओं का पूर्ण विशेषज्ञ है। और पेरी यहां पर यह बताता है, उम्मीद है कि आप लोग मेरी पॉइंटर देख सकते हैं। यह अगस्त 2007 है, जहां लाइबोर और फेड फंड्स के बीच एक अभूतपूर्व, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, भिन्नता थी। तो ये वह अंतर है जो आप ऑफशोर डॉलर उधार ले सकते हैं, बनाम आप संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू रूप से कितने डॉलर उधार ले सकते हैं। यह समान होना चाहिए, यहां कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि पेरी ने बताया है और जेफ ने कई बार बताया है, जब आपने लाइबोर और फेड फंड्स के बीच इस भिन्नता को देखा, तो आपको पता था कि कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि वित्तीय प्रणाली में कुछ गंभीर गंभीर रूप से
गलत था। यह अगस्त का समय था, 2007 का। चलो वापस चलते हैं। अगस्त 2007 में और क्या हुआ? हमने ब्याज दर स्वैप में अजीबोगरीब स्थिति देखनी शुरू की। जो पहले आई, उनका पूरी तरह से नकारात्मक होना, जो एक गणितीय असंभवता समझा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि गोल्डमैन सैक्स क्यों सामने आएगा यदि ये स्वैप स्प्रेड लगातार नकारात्मक होते जा रहे हैं। आप क्यों ऐसा करेंगे? ये समझ में आता है कि वे बाहर आकर कहें, अरे दोस्तों, यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें वास्तव में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और वैसे यही लेख का सार है और यही रिपोर्ट का सार है। वे वास्तव में आपको कोई निष्कर्ष नहीं देते। वास्तव में वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें यहाँ क्या हो रहा है यह नहीं पता। और यह उनके लिए बहुत कम समझ में आता है, क्योंकि मैंने इस आर्बिट्रेज अवसर के बारे में बात की थी। हम थोड़ी देर में इस पर पहुंचेंगे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि खैर, यह 4 या 5 चीजों में से एक हो सकता है। और उनमें से एक चीज जिस पर वे पहुंचते हैं वह है कुछ ऐसा जिसे हम इस चैनल पर लगातार 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 बात करते हैं, और मैं इस पर अपने व्हाइट बोर्ड वीडियो में जोर देता हूं। वैश्विक मौद्रिक प्रणाली, इन सभी यूरो डॉलर बैंकों का नेटवर्क, जिसे सीमित करता है वह केवल एक चीज है। तरलता को सीमित करने वाली एक चीज है। यह बैंक रिजर्व नहीं है। यह वास्तव में बैलेंस शीट की क्षमता नहीं है। यह जोखिम है। धारित प्रतिपक्ष, जोखिम, जोखिम। यदि जोखिम बढ़ता है तो फेड जितने चाहें बैंक रिजर्व प्रिंट कर सकता है और तरलता सूख जाएगी। और इसके विपरीत, यदि जोखिम काफी कम हो रहा है, मान लीजिए कि 1990 के दशक में फेड क्यूटी कर सकता है और तरलता संभवतः बढ़ेगी, क्योंकि बैंकों के लिए जोखिम इनाम समझदार है। उनके लिए अपने बैलेंस शीट का विस्तार करना समझदारी है, बजाय इसके कि वे इसे संकुचित करें। ठीक है। तो अब जब हम जानते हैं कि ब्याज दर स्वैप क्या है, स्प्रेड क्या है, और जब हमने अगस्त 2007 में प्रारंभिक, चलिए कहें, विस्फोट देखा जो लाइबोर के साथ मेल खाता था, फेड फंड्स से भिन्नता, मैं यह बताना चाहता था क्योंकि आप उस तारीख अगस्त 2007 को देख सकते हैं और उस तरह की धड़कन जैसी हलचल को देख सकते हैं और कह सकते हैं, खैर, यह तो बस एक विसंगति थी। वास्तव में ऐसा नहीं है। जब आप इसे लाइबोर और फेड फंड्स के बीच के अंतर से मिलाते हैं तो आप जानते हैं, उस सीएसआई हैट को पहनते हुए, कि कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है। ठीक है। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि गोल्डमैन सैक्स के लोग, जो यहां सबसे स्मार्ट लोग माने जाते हैं, स्वैप स्प्रेड्स के नकारात्मक होने से, जैसा कि एफटी ने कहा, पूरी तरह से क्यों चकित हैं, जो एक गणितीय असंभवता मानी जाती है। और ये स्वैप स्प्रेड्स इतनी नकारात्मक क्यों जा रहे हैं? और वैसे यह केवल 3 साल के स्वैप स्प्रेड की बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह पूरी वक्र है, और वे इन 10 वर्षीय ब्याज दर स्वैप और 30 वर्षीय ब्याज दर स्वैप स्प्रेड के साथ दीर्घकालिक छोर पर और भी नकारात्मक हैं। तो मेरे ईमेल पर वापस आते हुए, जोश, कृपया इसे थोड़ी देर के लिए छिपा दें। मैंने वास्तव में इस सुबह जेफ से इस बारे में बात की और मैं एक और बात उठाना चाहता हूं। ठीक है, जोश, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। चलो देखते हैं कि क्या हमें यह मिल गया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ है जो सभी निवेश बैंकरों, यहाँ तक कि गोल्डमैन सैक्स में पूरी तरह से चकित कर रहा है। बाईं ओर हमारे पास एक प्राथमिक डीलर के दृष्टिकोण से यह लेन देन है। दाईं ओर हमारे पास केवल उनका काउंटर पार्टी एक बैंक है और यह ब्याज दर स्वैप को रेखांकित करता है। तो इस विशेष लेन देन के संदर्भ में क्या हो रहा है, यह है कि प्राथमिक डीलर एक समझौते में जा सकता है। मान लीजिए कि वह काउंटर पार्टी को निश्चित दर का भुगतान कर रहा है और काउंटर पार्टी उन्हें फ्लोटिंग दर का भुगतान कर रही है। तो यहां क्या होने वाला है? अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो भविष्य में ब्याज दरों के गिरने पर दांव लगा रहे हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? आपको उस ब्याज दर स्वैप के पक्ष में रहना चाहिए जो फ्लोटिंग दर का भुगतान कर रहा है और फिक्स दर प्राप्त कर रहा है। यही मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। क्यों? ठीक है, चलो बस ये कहें कि निश्चित दर $5 प्रति माह है और यह 5% पर है। 5%, चलो गणित को आसान रखते हैं, और चलो यह भी कहें कि फ्लोटिंग दर भी 5% प्रति माह से शुरू होती है। तो
आप $5 कमा रहे हैं और $5 चुका रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास है कि ब्याज दरें कम होने वाली हैं। इस मामले में आपकी फ्लोटिंग दर भुगतान, चलिए मान लेते हैं कि ब्याज दरें 5% से 4% हो जाती है, तो आपका भुगतान $5 से घटकर $4 हो जाएगा। तो आप एक स्प्रेड कमा रहे हैं और जैसे जैसे ये फ्लोटिंग दर नीचे जाती है, आप उतना ही अधिक स्प्रेड कमाएंगे। तो जो होता है वह यह है कि आप एक अजीब वातावरण में पहुंच जाते हैं जहां यदि जोखिम बढ़ रहा है और मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं घट रही हैं, तो यह अधिक से अधिक संस्थाओं के लिए समझ में आता है। दूसरे शब्दों में, अधिक मांग के लिए या इन अनुबंधों में संलग्न होने के लिए जो मांग के कारण ब्याज दर स्वैप को नीचे की ओर धकेलता है, यील्ड के मामले में एक ऐसे बिंदु तक जहां यह बेंचमार्क से कम हो जाता है। इस मामले में एक अमेरिकी ट्रेजरी, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं, बस 3 साल की, हम इसे 3 साल की ट्रेजरी कहेंगे। उनके पास 3 साल का स्वैप था, इसे 2 साल के ट्रेजरी कहें। 2 साल के ट्रेजरी को आसान बनाने, पहला सवाल, यह नकारात्मक क्यों जाता है? इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है? खैर, इस पर बहुत बहस है, लेकिन एक कारण, और यह मेरे लिए बहुत समझ में आता है, यह है कि आपके पास इतनी सारी संस्थाएं हैं जो यह शर्त लगा रही हैं कि भविष्य में ब्याज दरें कम होंगी, जिससे वे वास्तव में इन स्वैप स्प्रेड्स पर ब्याज दर को नीचे ला रही हैं। चलो, हम कह सकते हैं कि यूएस ट्रेजरी के रूप में जोखिम मुक्त पैसे के लिए संबंधित परिपक्वता ठीक है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि गोल्डमैन सैक्स के लोग बस सिर खुजाते रह गए हैं और एफटी ने इसे गणितीय असंभवता क्यों माना है, क्योंकि यह इन डीलरों के लिए एक परिपूर्ण आर्बिट्रेज बनाता है, वास्तव में दोनों पक्षों पर। तो इसे देखिए, वे जो कर सकते हैं वह यह है कि वे इसमें जा सकते हैं। मैंने रेपो को काट दिया, लेकिन यह यहां रेपो मार्केट है, इसलिए वे रेपो मार्केट में जा सकते हैं और ट्रेजरी खरीदने के लिए पैसे उधार ले सकते हैं। अब ये कुछ है जिसके बारे में मैंने आज सुबह जेफ से बात की, क्योंकि ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता था कि आप ये कर सकते हैं। मुझे लगा कि क्योंकि यह एक सुरक्षित आरण या संपार्श्विक था, आपको पैसे मिलने से पहले संपार्श्विक होना चाहिए। जेफ कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आप वास्तव में पैसे उधार ले सकते हैं ताकि ट्रेजरी खरीद सकें और फिर पैसे मिलने के बाद ट्रेजरी या संपार्श्विक का उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह है जैसे घर खरीदना, जहां आप बैंक से पैसे ले रहे हैं घर खरीदने के लिए, लेकिन आपने अभी तक इसे खरीदा नहीं है, और फिर आप उस घर को एक बार खरीदने के बाद संपार्श्विक या प्रारंभिक आरण के रूप में पोस्ट कर रहे हैं। आप रेपो में भी बिल्कुल यही कर सकते हैं, खासकर यदि आपके पास इन प्राथमिक डीलरों की प्रतिष्ठा और अनुभव का समर्थन है। तो आप क्या कर सकते हैं? फिर से आप ट्रेजरी खरीदने के लिए पैसे उधार ले सकते हैं, और चलिए ये कहते हैं कि ये 2 साल का ट्रेजरी 6% का यील्ड दे रहा है। तो अगर आपके पास एक अमेरिकी ट्रेजरी है जो 6% का यील्ड दे रही है, लेकिन ध्यान रखें कि आपने इस अनुबंध में काउंटर पार्टी के साथ 5% की निश्चित दर पर प्रवेश किया है। तो मैं कोई जीनियस नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं 6% 5% से अधिक है। तो आप जो कर रहे हैं वह यह है कि आप यूएस ट्रेजरी से 6% पर भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, और आप निश्चित दर यूएस डॉलर में भुगतान कर रहे हैं, कोई विदेशी मुद्रा जोखिम नहीं। आपके पास कोई जोखिम नहीं है, इसलिए आप उस 1% का लाभ कमा रहे हैं। आप 6% प्राप्त कर रहे हैं और 5% चुका रहे हैं। और फिर जैसा कि जेफ यहां बताते हैं, और वैसे मैंने इसे सबसे पहले इसलिए खोजा क्योंकि हम सीमाहीन हैं। एक सम्मेलन है जो मेरे दोस्त केनी मैकेलरॉय आयोजित करते हैं, और जेफ वहां होने वाले थे, लेकिन उनकी उड़ान रद्द हो गई, इसलिए मुझे उनकी प्रस्तुति देनी पड़ी। मेरी किस्मत अच्छी है ना? और यकीनन उसकी प्रस्तुति किस विषय पर थी? यह ब्याज दर स्वैप स्प्रेड्स पर थी। तो मुझे जेफ के साथ फोन पर एक अच्छे घंटे तक बैठना पड़ा। मुझे पता था कि वे किस तरह से काम करते हैं, लेकिन 2000 लोगों के सामने प्रस्तुति देने के लिए पर्याप्त नहीं था, यह निश्चित है। लेकिन सौभाग्य से मैंने जेफ के साथ इसे समझ लिया और मैं प्रस्तुति देने में सक्षम रहा। मुझे लगता है कि सभी ने इसका आनंद लिया। मुझे सच में ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैंने जेफ स्नाइडर को बहुत बहुत गर्वित किया। लेकिन यहाँ पर वापस आते हुए, ये वह जगह नहीं है जहां आर्बिट्राज समाप्त होता है। तो रेपो दर, याद रखें कि वे पैसे उधार लेने के लिए भुगतान कर रहे हैं, संभवतः उस फ्लोटिंग दर से कम होगी
जो उन्हें दी जा रही है। और याद रखें, उनके पास हाँ, उनके पास वहां कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि अगर फ्लोटिंग दर कम होती है तो उनके रेपो दर के साथ क्या होने वाला है, वह भी संभवतः कम हो जाएगा। तो वे जो फ्लोटिंग दर प्राप्त कर रहे हैं, मान लीजिए वह 3% है, लेकिन वे जो ब्याज दर चुका रहे हैं पैसे उधार लेने के लिए, ट्रेजरी खरीदने के लिए, वह मान लीजिए 2% है। इसलिए वे अमेरिकी ट्रेजरी उपज भुगतान और जो वे बैंक को चुका रहे हैं डेल्टा के साथ एक स्प्रेड को अपनी जेब में डाल रहे हैं। इस मामले में निश्चित दर में काउंटर पार्टी फिर वे फ्लोटिंग दर प्राप्त करने पर एक स्प्रेड भी कमा रहे हैं और फिर वास्तव में आरण चुकाने या उस पैसे पर ब्याज चुकाने के लिए कम पैसे का उपयोग कर रहे हैं जिसे उन्होंने ट्रेजरी खरीदने के लिए शुरू में उधार लिया था। अगर आपको यह मिल जाए तो यह एक शानदार नौकरी है। मैं आपको बताता हूं, मुझे साइन अप कर दो, मुझे साइन अप कर दो यार। हमारे पास है ज्यादा पैसे, ज्यादा पैसे, ज्यादा पैसे की जगह यह फ्री मनी, फ्री मनी, फ्री मनी जैसा है। ये डेमन वेयंस द्वारा इन लिविंग कलर पर एक स्किट होना चाहिए। हाँ, 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 आह, ये पागलपन, ये पागलपन। तो दोस्तों, हमें इस जीरो हेज लेख में इस चार्ट पर वापस जाकर खुद से पूछना होगा कि डीलर्स क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक नकारात्मक स्प्रेड है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि हम नकारात्मक 14 या कुछ ऐसा ही है। और आप देख सकते हैं कि यह अगस्त 2007 से काफी बार नकारात्मक रहा है, जो अपने आप में मौद्रिक प्रणाली के बारे में एक बड़ा चेतावनी संकेत है। मुझे लगता है कि शायद यही कारण है कि जेफ कहते हैं कि मौद्रिक प्रणाली अगस्त 2007 में टूट गई और इसे कभी ठीक नहीं किया गया। आप सोच सकते हैं कि इसे ठीक कर दिया गया है क्योंकि हमें कोई संकट या ऐसा कुछ नहीं मिला है। हालांकि हमें कुछ संकट मिले हैं, लेकिन यह सच नहीं है। हमने बस समस्या को छुपा दिया है और इसलिए वैश्विक मौद्रिक प्रणाली वित्तीय प्रणाली पर अवस्फीति दबाव डाल रही है। लेकिन खैर, इस पर वापस आते हैं। तो इन विशाल स्पाइक्स को देखें जो आप देख सकते हैं कि सर्बासियस बीमारी के दौरान नीचे जाते हैं, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। और जब वे मूल रूप से 30 वर्षीय पर नकारात्मक गए, तो यह अक्टूबर या शायद नवंबर, अक्टूबर, सितंबर 2008 की बात है। लेकिन फिर हम देख सकते हैं कि यह एक ऐसे निम्न स्तर पर पहुंच रहा है जो प्रतिस्पर्धा कर रहा है। यह सर्बासिस बीमारी के बाद का सबसे चरम है। यही वजह है कि गोल्डमैन के लोग परेशान हैं और सिर खुजाते हुए हैं। लेकिन आपको आपको खुद से यह पूछना होगा कि अगर आप अभी एक डीलर हैं तो आप सॉफर को बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल करके क्यों नहीं लाभ कमा सकते। आप 26 आधार अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत अधिक नहीं लगता, लेकिन सोचिए कि आप इसे अपने पास रख रहे हैं। चलो बस कहें कि इस साइट पर 26 बेसिस पॉइंट्स लेन देन का एक हिस्सा और आप एक और 24 बेसिस पॉइंट्स कमा रहे हैं, तो आप आधा प्रतिशत कमा रहे हैं। लेकिन यह जोखिम मुक्त है और आधा प्रतिशत बहुत अधिक नहीं लगता, लेकिन $20 बिलियन पर आधा प्रतिशत इकट्ठा करने की कोशिश करें। मैं इसे लूंगा। क्या आप करेंगे? $20 बिलियन पर आधा प्रतिशत। चलिए $10 बिलियन पर आधा प्रतिशत मान लेते हैं। मैं कोई गणित का जीनियस नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह $50 मिलियन है। तो आप में से कितने लोग आज अभी इस लेन देन को करने के लिए तैयार हैं ताकि बिना किसी जोखिम के $50 मिलियन कमा सकें? आगे बढ़ें और अपना हाथ उठाएं। मैं जरूर उठाऊंगा। तो फिर डीलर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? मेरे लिए ये गोल्डमैन सैक्स के एक सिद्धांत की ओर वापस जाता है और वह यह है कि बहुत अधिक काउंटर पार्टी जोखिम है। वे बस ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए जोखिम और पुरस्कार का संतुलन समझ में नहीं आता। क्योंकि इस लेन देन में हालांकि यह पूरी तरह से जोखिम मुक्त है, खजाना रखना जोखिम मुक्त है, लेकिन आपको उस दृष्टिकोण से काउंटर पार्टी जोखिम होता है। चलिए जफ के उदाहरण पर वापस चलते हैं, इस बैंक के दिवालिया होने की स्थिति में। क्योंकि अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो आप फ्लोटिंग रेट प्राप्त नहीं करेंगे, है ना? और अगर आप फ्लोटिंग दर प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो अचानक आपको उन भुगतानों के लिए अपनी जेब से पैसे निकालने होंगे जो आपने रेपो में उधार लिए थे ताकि ट्रेजरी खरीद सकें, और यह आपके लिए समझ में नहीं आ सकता। तो ये डीलर वास्तव में इसे देख रहे हैं और कह रहे हैं इसमें बहुत
कुछ है। मैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली में बहुत सारे तूफानी बादल देखता हूं और मौद्रिक प्रणाली के साथ आप मुझे 50 बेसिस पॉइंट्स देते हैं, फिर भी मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं 50 मिलियन नहीं लेने वाला। अब शायद अगर आप मुझे 100 मिलियन देते तो शायद कहानी अलग होती, लेकिन 50 मिलियन पर मैं यह कदम नहीं उठाने वाला। तो फिर से मैं स्पष्ट होना चाहता हूं, ये सब चीजें बेहद बेहद जटिल हो जाती हैं और इसके पीछे कुछ वैकल्पिक सिद्धांत हैं कि यह क्यों होता है और वे इस आर्बिट्रेज का लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, जो कि फिर से गणितीय रूप से असंभव होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए जब मैं इनको पढ़ता हूं तो इनमें से कोई भी वास्तव में समझ में नहीं आता। और जो बात सबसे स्पष्ट रूप से सामने आती है वह यह है कि जोखिम एक ऐसे स्तर तक बढ़ जाता है जहां 50 बेसिस पॉइंट का इनाम इसके लायक नहीं होता और इसलिए वे सौदा नहीं करते और इसलिए आप देखते हैं कि ये नकारात्मक स्वैप स्प्रेड और भी नकारात्मक होते जा रहे हैं, एक ऐसे बिंदु पर जहां वे आने और जुआ खेलने के लिए तैयार होते हैं। तो निचोड़ यह है दोस्तों, ये कुछ ऐसा है जिस पर हमें वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि ये नैस्डैक या एनवीडिया की कमाई देखने या सीएनबीसी पर जिम क्रैमर को खरीदें 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 कहते हुए देखने जितना मजेदार और आकर्षक नहीं है। लेकिन अगर आप वास्तव में अपने निवेश में एक बढ़त पाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम इन चीजों और वित्तीय प्रणाली के बारे में जागरूक होना चाहिए। आपको विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और आप बस शुतुरमुर्ग की तरह सिर नहीं छिपा सकते और दिखावा नहीं कर सकते कि ये चीजें नहीं हैं या महत्वपूर्ण नहीं हैं। दोस्तों, अपने दोपहर का बाकी समय का आनंद लें, स्वतंत्रता, आजादी और पूंजीवाद के लिए खड़े रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।